हेलो एवरीबॉडी, हम लोग आज फिर आपके सामने आ गए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, लेक्चर नंबर 11। अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैसे होता है, ईटीएस कैसे होता है। अब हम लोग अपने एनसीईआरटी के 11 की एनसीईआरटी के हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है रेस्पिरेशन बैलेंस शीट। रेस्पिरेशन बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि हमने पहले दिन एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला गया था। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला गया था तो वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हुआ, और जब वो ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ तो उसने एनर्जी रिलीज की। ये जो एनर्जी रिलीज हुई ये दो फॉर्म में रिलीज हुई। पहली है हीट एनर्जी और दूसरी है एटीपी, केमिकल एनर्जी। तो पहली है हीट एनर्जी और दूसरी है केमिकल एनर्जी। अब हमको ये पता लगाना है कि जब हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर भेजा है ना, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर भेजा तो जब वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडाइज हो जाने के बाद उस ग्लूकोज ने कितने एटीपी हमको मिले, यही हमारा सवाल है। यस सर। तो आप सभी को मालूम है कि हमको कितने एटीपी मिले, आपको पता ही होगा कितने एटीपी मिले। जरा हम लोग हेल्प करते हैं आपकी। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, और ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बना था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, और 2 NADH तो बने थे। अब ये जो 2 NADH बने थे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं तो ये एक NADH हमको 3 एटीपी देता है, मतलब 2 NADH तो हम लोग को 6 एटीपी देगा। आपको ये क्लियर हो गया है कि ये जो 2 एटीपी है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, और ये जो 6 एटीपी है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं। हमारे बायोलॉजी में 3 टाइप के फॉस्फोराइलेशन है। फोटो फॉस्फोराइलेशन जो लाइट के प्रेजेंस में होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो प्रॉपर सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो NADH और FADH के प्रेजेंस में होता है। यस सर। तो ये तो स्टोरी है ग्लाइकोलाइसिस की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो रिएक्शन है जो साइटोप्लाज्म में होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ था तो 2 पाइरुवेट बने थे, और ये जो दोनों पाइरुवेट होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने के बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये प्रोसेस दूसरे रिएक्शन में आता है, इसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। जब लिंक रिएक्शन होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बनता है, and these 2 molecules of NADH again equivalent to 6 molecules of ATP। ये स्टोरी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की, ये जो स्टोरी है ये स्टोरी यहाँ पे खत्म बिल्कुल नहीं होती है। अब आगे क्या होता है? लिंक रिएक्शन के बदले में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम A। एसिटाइल कोएंजाइम A अब एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल की क्या स्टोरी जरा हम लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 एटीपी बनता है। ये जो 2 एटीपी बनता है ये 2 एटीपी बनता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, है ना, और 6 NADH भी बनते हैं, और 6 NADH हमको फ्यूचर में 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देते हैं जब वो ETS में जाते हैं, और FADH2 हमको 4 ATP देते हैं क्योंकि ये 2 FADH2 है। 2 FADH2 विल गिव यू 4 ATP। यस। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, और हम पता लगाते हैं कि हमको टोटल कितने ATP मिलते हैं। तो 2 ATP, 6 ATP, 6 ATP, 18 ATP एंड 4 ATP। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ये सभी ATP को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो 2 ATP, 6, 2, 18 एंड 4। अगर हम सभी को कंबाइन करते हैं तो हमको कितने मिलते हैं?
हमको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है। यस सर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको ये 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिलता है तो ये 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आपको एक ग्लूकोज से मिलता है। तो जब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता, ध्यान से सुनना, जब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाता तो बदले में आपको 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है। यस सर। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है, ये जो बैलेंस शीट है, इसको पाने के लिए आपको कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। यस सर, कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? आपको कुछ कंसीडर करना होगा, मतलब कुछ बातें नहीं होती हैं फिर भी आपको उसको कंसीडर करना होगा। क्यों कंसीडर करना होगा? इसलिए कंसीडर करना होगा क्योंकि आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो नॉर्मल कैलकुलेशन है ये किसी अजम्पशन से आता है। तो हम लोग इस आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, मतलब एक ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होने के बाद 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आता है, ऐसा हमने कैलकुलेट किया हुआ है। बट ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन को प्राप्त करने के लिए या ये कैलकुलेशन को पाने के लिए आपको कुछ चीज़ों को अज्यूम करना होगा। तो ऐसी 4 बातें हैं जो आपको एज्यूम करना होगा। तो वो 4 बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन का मतलब होता है कि कंसीडर करना, कुछ चीज़ों को कंसीडर करना। सबसे पहली बात आपको ये कंसीडर करनी पड़ेगी कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, ये सभी सिक्वेंशियल है। दे आर ऑर्डरली फंक्शनिंग रिएक्शन। ऑर्डरली फंक्शनिंग रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑर्डरली फंक्शनिंग रिएक्शन का ये मतलब होता है कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा। यस सर। ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, पायरुवेट फिर अंडरगो लिंक रिएक्शन, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, ये सीधा लिंक रिएक्शन में जाएगा। कौन? पायरुवेट। और लिंक रिएक्शन में जाने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी अपना रास्ता चेंज किए हुए, यस, अपना पाथवे चेंज किए हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्वेंशियली। सिक्वेंशियली का मतलब होता है लाइन से जाना, एक सीक्वेंस में जाना। यस सर। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा और फिर क्रेब्स साइकिल होगा। और क्रेब्स साइकिल के बाद जो भी NADH या FADH2 बनेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ETS के अंदर और फिर लाइन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। यस सर। बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा, हमेशा एक जो सबस्ट्रेट होगा, यस सर, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ये प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में जाएगा। यस सर, बिना किसी ब्रेक के। यस सर, इट्स अ सिक्वेंशियली ऑर्डरली फंक्शनिंग रिएक्शन। ये पहला अजम्पशन होता है। यस सर। आपको ये अच्छे से समझना चाहिए कि ये अजम्पशन क्यों है ना? ये अजम्पशन इसलिए है कि अगर ग्लूकोज सेल के अंदर गया, ग्लाइकोलाइसिस होना चालू हो गया, ग्लाइकोलाइसिस का पहला रिएक्शन हुआ जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर कहीं और चला गया, है ना, या ये आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोगों को ग्लूकोज से एनर्जी मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी ना। तो आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी ये ग्लूकोज एंटर करेगा सेल के अंदर ऑक्सीडेशन के लिए, ये सिक्वेंशियली 1 by 1 ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये लगातार करते जाएगा, ऑर्डरली रिएक्शन होते जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको अच्छे से समझ लो। हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर। हमारा सेकेंड एजम्पशन क्या है? आपको मालूम है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 बना हुआ है, ये जो 2 बना हुआ है, ये कहाँ बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा या माइटोकॉन्ड्रिया में? ऑब्वियसली ये साइटोप्लाज्म में बनेगा। ग्लाइकोलाइसिस वो रिएक्शन कहलाता जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH बन जाता। ये रिएक्शन हमेशा साइटोप्लाज्म में हो जाता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि इस NADH2 को 2 ये साइटोप्लाज्म में बना हुआ है, लेकिन इसको जाना ही होगा
कहाँ जाना ही होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाना ही होगा। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, जब ये साइटोप्लाज्म में ही रह जाएगा, तो क्या आपको 38 मॉलिक्यूल नजर आएगा? सपोज ये NADH जो साइटोप्लाज्म में बना हुआ है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है। अगर ये नहीं जाता है तो क्या आपको 38 ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वैलिड रहेगा? इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं। जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का, तब मैं ये एकदम अच्छे से प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं अच्छे से सपोज कर रहा हूँ, मैं अच्छे से कंसीडर कर रहा हूँ कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बने हुए हैं, जो साइटोप्लाज्म में बने हुए हैं, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में आएंगे। 2 molecules of NADH which are formed during the glycolysis, they should enter inside the mitochondria, or not only enter, they must undergo oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation अगर नहीं हो पाएगा तो ये 6 ATP तुमको नजर नहीं आएगा, तो यहां से 6 माइनस हो जाएगा। अरे अरे अरे, तेको खाली 32 मिलेंगे, फिर ATP बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा, है ना। इसलिए हम ये कंसीडर करने जा रहे हैं। कंसीडरेशन नंबर 2, कंसीडरेशन क्या है? NADH which is produced in glycolysis in cytoplasm must enter in the mitochondria and must be undergo oxidative phosphorylation. Is that clear? So this is very important और मैंने पूरी ताकत से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। Yes sir? अब हम लोग बात करते हैं तीसरे assumption के बारे में। There are total how many assumptions? 4 assumptions। तो ये दूसरा है, मतलब तीसरे assumption के बारे में बात करते हैं। तीसरा assumption हम यहाँ पे लिखेंगे। Yes sir? तीसरा assumption क्या है? तीसरा assumption ये है कि जब भी ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, लिंक हो रहा है, क्रैब हो रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट यूज नहीं होगा टू सिंथेसाइज एनी अदर मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? आपको नहीं समझा? जब ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है तो ग्लाइकोलाइसिस में सपोज पागल और दीवाने बन गए 5वें रिएक्शन के बाद, है ना। PGL बन गया या पेपा बन गया। अब पेपा को किसी ने यूज कर लिया। पेपा के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर पेपा के 2 मॉलिक्यूल बने, 2 में से किसी एक मॉलिक्यूल को कुछ और बनाने के लिए सेल के अंदर यूज कर लिया गया। इज दैट क्लियर? अगर किसी और चीज को बनाने के लिए आपने पेपा को यूज कर लिया, तो अभी पेपा के कितने मॉलिक्यूल बच गए? एक ही मॉलिक्यूल बच गए, एक आपने उठा लिया। इसका मतलब अब आगे का जो रिएक्शन होगा पेपा के बाद, वो पेपा मतलब रेस्पिरेशन का जो भी रिएक्शन होगा पेपा के बाद, वो रिएक्शन अब 2 पेपा नहीं करेंगे, एक ही पेपा करेगा। और जब एक ही पेपा करेगा तो ये 38 मॉलिक्यूल ATP मिल पाएगा क्या आपको? या आप सपोज करो कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं लिंक रिएक्शन में। अब जब 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, तो सपोज एक एसिटाइल कोएंजाइम को फैटी एसिड बनाने के लिए या टर्पिन बनाने के लिए या कोई स्टेरॉइड बनाने के लिए यूज कर लिया गया। तो अब कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए बचे? एक ही बचे। अब एक ही बचा है तो आपको 38 का कैलकुलेशन आएगा क्या? नहीं आएगा ना, है ना। इसलिए तीसरा अजम्पशन ये बोलता है कि एनी ऑफ द इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड is not utilized to synthesize any other molecule. Yes sir? Is that clear? मैं लिखता हूं। इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट नंबर 3 है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि पॉइंट नंबर 4।
पॉइंट नंबर 4 हमको ये बोलता है कि ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मतलब सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कैलकुलेट करना है कि एक ग्लूकोज से, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी मिलती है, ये मैंने पहले ही बताया आपको। तो एक ग्लूकोज से मैंने ये डिसाइड किया, ये सेल है, मैंने सेल के अंदर एक ग्लूकोज दे दिया और ये ग्लूकोज के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये सेल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये ग्लूकोज कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैसे एटीपी आ रही है ना। बीच में कोई और आ गया, बीच में कोई और आ गया और उसने, मैं कहीं और गया था, बीच में किसी ने फैटी एसिड डाल दिया, बीच में किसी ने एक अमीनो एसिड डाल दिया। यस सर। तो अब क्या होगा, अब जो फाइनल एटीपी बनेगा वो खाली एक ग्लूकोज से नहीं बनेगा, वो एक अमीनो एसिड से भी यूज करके बनेगा, एक फैटी एसिड को यूज करके भी बनेगा। आप समझ रहे हो? यस सर। ये पॉइंट क्या है, ओनली ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हाई ओनली ग्लूकोज? वाई ओनली ग्लूकोज? बिकॉज हम लोग ये बैलेंस शीट कैलकुलेट कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए। अगर आप फैटी एसिड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो, सपोज मैंने फैटी एसिड एंटर किया हुआ है, तो ग्लूकोज अनदर सबस्ट्रेट हो गया, है ना। इज दैट क्लियर? तो ग्लूकोज एंटर नहीं करना चाहिए, अमीनो एसिड एंटर नहीं करना चाहिए। फिलहाल हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं ग्लूकोज के लिए। तो एनी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अदर देन any other respiratory substrate other than glucose must not be utilized to respire. आई थिंक आपको ये चारों अजम्पशंस क्लियर हो गए। यस सर। तो ये चारों अजम्पशन आपने सीखा। पहला अजम्पशन था सीक्वेंशियली होना चाहिए रिएक्शन, दूसरा था NADH जो साइटोप्लाज्म में बना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आना चाहिए और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद वो ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन उसका भी होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि कोई भी इंटरमीडिएट यूज नहीं होना चाहिए कुछ और मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, अनदर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। चौथा पॉइंट हमने सीखा एनी अदर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अदर देन ग्लूकोज इज नॉट यूज्ड। व्हाई? बिकॉज ये कैलकुलेशन किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज के लिए। तो कोई और सबस्ट्रेट नहीं आना चाहिए बीच में, नहीं तो ये 38 मॉलिक्यूल की जगह बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएगा और हम समझ बैठेंगे कि ये हमको ग्लूकोज से मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये चारों अजम्पशन लिविंग सेल में पॉसिबल है? तो आप अच्छे से समझ लो कि इनमें से कोई भी अजम्पशन, कंसीडरेशन या सपोज इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द सेल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेल एक लिविंग सिस्टम है, सेल एक लिविंग सिस्टम है, लिविंग डायनेमिक सिस्टम है। सेल एक लिविंग डायनेमिक सिस्टम है और सेल के अंदर हमेशा नए मॉलिक्यूल आते हैं, पुराने जाते हैं, कुछ यूज कर लिए जाते हैं, कुछ नए एंटर करते हैं। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। यस सर। डायनेमिक प्रोसेस में होने के कारण ये जो प्रोसेस होता है एटीपी को प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो फिक्स नहीं रहता है। सो ये जो कैलकुलेशन है थियोरेटिकली करेक्ट, ये थियोरेटिकली करेक्ट है, लेकिन लिविंग सिस्टम में ये एक्चुअली वर्कआउट एब्सोल्यूट तरीके से नहीं करता है। यस सर। लिविंग सिस्टम में क्या होता है, जितने भी रिएक्शंस होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम्स। मल्टीपल एंजाइम्स इस रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं और वो एंजाइम्स के ऊपर होता है कि उसको रिएक्शन को आगे बढ़ते जाना है या नहीं बढ़ते जाना है। रिएक्शन या एंजाइम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो सबस्ट्रेट जमा हुआ है वो सबस्ट्रेट को रेस्पिरेशन में आगे सेंड करना है या उसको किसी भी सबस्ट्रेट को बनाने के लिए यूज करना है। यस सर।
तो ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। बट क्या ये थियोरेटिकली एब्सोल्युटली करेक्ट है? यस, थियोरेटिकली ये एज्यूम करना बहुत ही अच्छा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये थियोरेटिकली पॉसिबल अगर नहीं है तो हमने ये कैलकुलेशन किया क्यों? हमने ये कैलकुलेशन इसलिए किया ताकि हमको पता चल सके, हमको इसकी ब्यूटी पता चल सके। एक ग्लूकोज की ब्यूटी क्या होती है? एक ग्लूकोज से अपने को 38 मॉलिक्यूल्स मिलता है, ऐसा आज मैं बोल पाता है, ऐसा आज मैं इसलिए बोल पाता हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल पाता हूं। क्यों बोल पाता हूं? क्योंकि मैंने इन चारों चीजों को एज्यूम करके ये कैलकुलेशन किया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको ग्लूकोज का वेटेज बताने के लिए, ग्लूकोज का वजन बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बोल सकता हूं आपके सामने, एक ग्लूकोज खाओगे 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पाओगे। ऑल द बेस्ट।